हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और ये दीपावली जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही स्पेशल हो। अच्छे से मनाइएगा, पटाखे वटाखे बहुत ज़्यादा मत दगाइएगा, ठीक है। और अगर ग्रीन क्रैकर लाए हुए हैं तो उनको ज़रूर यूज कीजिएगा। तो थोड़ा सा मतलब अपना त्यौहार भी सेलिब्रेट आप सब करिए। और साथ साथ जो है आप लोग थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग इंसान ऐसे नहीं करेंगे तो उसका तो हम लोग थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इन्जॉय कीजिए, और इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप सभी अपने घर गए होंगे आई होप। तो वहाँ सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से अपनी जो है दीपावली को जो है सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये नहीं कि मतलब केवल दीपावली ही सेलिब्रेट करना है, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। अगर हाँ, आप ये कह सकते हैं हम कि अगर हमारा सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मूड नहीं है या कुछ है तो कुछ अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है। थोड़ी बहुत घर पे भी पढ़ाई कर लेनी है। मोबाइल है अपना, कोई वीडियो देख लो कोई एजुकेशन का, या फिर कुछ और भी इंटरेस्टिंग है, कोई बुक है मोटिवेशनल, वो पढ़ सकते हो। कुछ भी मतलब जो भी मन करे, पढ़ाई भी करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो केवल इंजॉय में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, और आई होप कि मुझे आशा है आप ज़रूर ऐसा करेंगे, ठीक है। और ये शुभ अवसर है, इसके लिए तो मैं आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने विश किया है, किसी ने हमें विश नहीं किया है। तो खैर कोई नहीं, चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है कि हित संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो हित संघर्ष जो होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमको जो है डिटेल में जानने को मिलेगा इसमें। तो हित संघर्ष यानी जो मतलब आपका होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो बात की जाती है। तो इससे आप क्या समझते हैं, और लोक सेवा में हित संघर्ष का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इसको संक्षेप में हम संघर्ष पद की बात करेंगे कि ये हित संघर्ष होता क्या है, ठीक है। और लोक सेवा में हित से संघर्ष से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में हम पूरा जो डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, और वो माध्यम जो हित संघर्ष का माध्यम होता है वो कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हित संघर्ष किसी अधिकारी के लोक कर्तव्य एवं उसके निजी हितों के मध्य विद्यमान संघर्ष से है, ठीक है। उसकी उपस्थिति उनकी उनके जो आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन को मतलब प्रभावित करती है, और अथवा उसके कारण संगठन में लोक विश्वास में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए जैसे बात करें हम, तो दिल्ली विधानसभा के मामले में जहां विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, इस पर अगर हम बात करें तो न्यायालय द्वारा जो अवलोकित किया गया कि किसी भी निर्वाचित सदस्य के कर्तव्यों और हितों के मध्य कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो ये एक मतलब हित संघर्ष के मध्य एक मुद्दा था। तो इस पे इन चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी मतलब पद पे आसीन है, सरकारी पद पे आसीन है, तो आप दूसरे किसी सरकारी पद का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी क्षमता जो है प्रभावित होगी। तो उन चीज़ों को हमको ध्यान में रख के चलना होता है। तो इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो परिस्थितियां हैं हित संघर्षी, तो अलग अलग उत्पन्न होती हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें देखो, जब एक लोक अधिकारी के निजी हित और उसके द्वारा धारित व्यवसायिक पद के मध्य संघर्ष की स्थिति होती है, ठीक है। तो ये भी हित संघर्ष प्रभावित होता है यहाँ पे। जब कोई व्यक्ति एक संगठन में ऐसे प्राधिकारी के पद पर होता है जिससे किसी अन्य संगठन के साथ उसके हित संघर्ष की स्थिति होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी संगठन में उत्तरदायित्व के पद पर होता है और अन्य संगठन के साथ उसके हित संबद्ध होते हैं, तो ऐसे में वह संगठन के हितों के बजाय स्वतः मतलब स्वहित में ही कार्य कर सकता है, ठीक है। भ्रष्टाचार में हित संघर्ष के प्रमुख परिणामों में से एक है, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार को भी उसी में गिना जाता है, हमारे जो हित संघर्ष के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। और एक लोक सेवक को सदैव हित संघर्ष की स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि यह लोक हित के विरुद्ध सिद्ध हो सकता है, ठीक है।
तो हमको जब लोक सेवक होता है उसको जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, जो उसके लिए कार्य किए गए हैं उनको करना चाहिए बिना भेदभाव के। सारे जो है योजनाएं हैं या कोई मतलब वैकेंसी निकली है जॉब की, तो उसमें अगर उसकी उसको उस लोक सेवक को जिम्मेदारी मिली है तो उसको निष्पक्ष तरीके से उसको कराना चाहिए, उसको पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का ये बेसिकली मतलब है इसमें। तो लोक सेवा के हित संघर्ष का समाधान कैसे किया जाए, तो इसको कैसे हम समाधान इनका करेंगे, तो इसमें देखो क्या होगा कि हित संघर्ष की स्थितियों को संहिताबद्ध करना चाहिए कि लोक सेवक के हित संघर्ष के संहिताकरण की आवश्यकता है, क्योंकि लोक सेवक के पास क्या होता है कि जो अनेक विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा वे व्यक्तिगत हितों की उपस्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। तो विधि का निर्माण भी इसमें होना चाहिए, जैसे हित संघर्ष गैर प्रकटीकरण को उचित कानून के माध्यम से दंडनीय अपराध बनाया जाता है। वर्ष 2012 में एक गैर सरकारी विधेयक के रूप में द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सहित शासन की सभी संस्थाओं को इसके अंतर्गत शामिल करना है, ताकि जो है ये मतलब विधियां होंगी तो ये लोग अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो उनके कोई मापदंड जरूर होने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा जो मतलब सरकार द्वारा लाया गया ये बिल हैं। ठीक है, कूलिंग ऑफ अवधि की बात करें तो इसमें देखो कार्मिक और प्रशिक्षण जो विभाग होता है डीओपीटी पर एक संसदीय स्थानीय समिति की अनुशंसा की है कि लोक सेवकों को शीघ्र सेवानिवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए तथा उनके हितों को सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी सेवा में 5 वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि के साथ स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। तो ये भी एक मतलब बेस्ट एक सोल्यूशन है। ठीक है, और ये पारदर्शिता की संस्कृति की बात करें तो पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नौकरशाहों को अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात जो योजनाओं पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और सिविल सेवकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सभी नियुक्तियों को सूचीबद्ध करने एवं ओपन पब्लिक डेटा प्लेटफॉर्म प्रदर्शित करने को बढ़ावा प्रदान करेगा। और सक्रिय निरीक्षण की बात करें तो उपभोक्ता निगरानी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और सतर्कता शेयरधारकों के माध्यम से ऐसा संभव बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और जो निगरानी समितियों का गठन किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बात करें तो हमारा भारत में लोक सेवा के क्षेत्र में अपारदर्शिता और पृथकता की संस्कृति विद्यमान है। लोकहित से समझौता किए जाने को एक गंभीर अपराध मानते हुए एक कठोर विधिक ढांचे के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हमारा ये पेपर का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें ये हमारा केस स्टडी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो उसके बारे में केस स्टडी है, नहीं केस स्टडी नहीं है, क्वेश्चन ही है। शायद केस स्टडी इसमें दी नहीं गई है, देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला पार्ट इन 9 है। तो इसमें वर्तमान समय में भले ही समलैंगिकता और समलैंगिक पहचान भारतीयों की पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन परिवार और विद्यालय घर की सीमाओं के भीतर अपनी लैंगिकता यानी जो सेक्सुअलिटी है तो इसका और इस लैंगिक पसंद को खुलकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता की स्वीकृति अभी भी LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और कीर जो ये लोग होते हैं इनके लोगों के लिए निरंतर संघर्ष का एक मुद्दा बना हुआ है। तो इनको प्रॉपर रिकॉग्निशन अभी भी नहीं मिली है, जबकि एक बिल बना दिया गया है इस पर सरकार द्वारा, लेकिन जो समाज में है इसकी स्वीकार्यता अभी भी अच्छी तरीके से देखने को में नहीं मिलती है। ठीक है, तो यद्यपि विभिन्न ऑनलाइन और वास्तविक विश्व के मंचों के माध्यम से सुनी जाने वाली LGBTQ लोगों की आवाज़ LGBT एक्टिविज्म यानी सक्रियता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तथापि
ये इस समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों के केवल छोटे से अंश को प्रकट करती हैं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो जो स्पष्ट कीजिए कि LGBTQ के विरुद्ध होने वाले भेदभाव उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और बी में दिया गया है कि उनकी बेहतरी और उन्हें समाज में आत्मसात करने हेतु इस समूह के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या अभिवृत्तिक परिवर्तन आवश्यक हैं। तो अगर हम LGBTQ की बात करें तो उन लोगों को संदर्भित करता है जो गैर विषम लैंगिक यानी नॉन हेट्रोसेक्सुअल अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या कीर, ठीक है, या कीर हैं। तो यह पद लैंगिकता और लैंगिक की पहचान आधारित संस्कृतियों की विविधता पर बल प्रदान करता है। LGBTQ समुदाय एक ऐसे समाज में गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ठीक है, जहां विषम लैंगिकता प्रायः लैंगिकता के एक मात्र स्वीकार्य मापदंड के रूप में विद्यमान है, तथा अगर हम बात करें तो इसमें समलैंगिकता को विकृत के रूप में संदर्भित किया जाता है। और धारा 377 के प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाए जाने के बावजूद यह समुदाय जीवन के सभी क्षेत्रों के भेदभाव और बहिष्कार का निरंतर सामना कर रहा है, जिससे आगे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हम बात करें कि पारिवारिक संघर्ष की बात की जा रही है, यानी जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो परिवार के साथ पहचान को खुले तौर पर साझा करना, उनकी अस्वीकृति और उनके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करना, इसकी परिणति गलतफहमी और बातचीत के बंद होने के रूप में होती है, जिसके परिणाम समूह विवाद बढ़ जाते हैं। और अधिकारों से वंचना की बात करें तो डेनियल ऑफ राइट्स यानी LGBTQ समुदाय को प्रायः विवाह का अधिकार, बच्चे को गोद लेने का अधिकार, पैतृक संपत्ति के अधिकार आदि जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। तो ये भी एक मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है जो कोई ऐसा जो समलैंगिक वाला कोई बच्चा अगर किसी परिवार में जन्म लेता था तो क्या करते थे, वो उसी कम्युनिटी को उसको मतलब भेंट स्वरूप उन्हें दे देते थे और उनकी जो संपत्ति होती थी उनमें कोई अधिकार उनका नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रोजगार के अवसरों में कमी, जैसे कि सामान्य रूप से LGBTQ समुदाय और विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उपयुक्त रोजगार के अवसर की कमी है। प्रायः ये सामाजिक बहिष्कार के द्वारा उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, जिसके कारण वे भीख मांगने, वेश्यावृत्ति आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मतलब कहाँ तक अच्छी बात है कि एक वो भी इंसान है, उसने भी जन्म लिया है, उसको भी ईश्वर ने बनाया है, तो उसको मतलब जीने का अधिकार है, पूरे उसके सारे अधिकार होने चाहिए। साथ ही बात करें तो सामाजिक कलंक और हाशिए पर जाना, तो ट्रांसजेंडर को जन्म से ही समाज से कलंकित और पृथक कर दिया जाता है। उनकी सामाजिक स्वीकार्यता और बहिष्कार उन्हें स्कूल छोड़ने, सामाजिक अलगाव और अज्ञानता को बढ़ावा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह उनकी सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है और उन्हें उत्पीड़न के प्रति सुभेद्य बनाता है, ठीक है। मानसिक यातनाएं, जैसे कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, तो सामाजिक, वित्तीय, पारिवारिक सहायता के अभाव के साथ नियमित आधार पर सामाजिक कलंक, भेदभाव, उत्पीड़न के कारण प्रायः वे अत्यधिक तनाव का सामना करते हैं और उनके अंदर अत्यधिक उदासी, अकेलापन, सुविधा की जो भावनाएं विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक मतलब मुद्दा है कि उनकी साइकोलॉजिकल जो स्थितियां हैं उनको भी सुदृढ़ करना पड़ेगा, ठीक है, सही करना पड़ेगा। और कल्याण कार्यक्रमों और विधिक संरक्षण तक पहुंच का अभाव, तो इसमें देखो विधिक संरक्षण और कल्याणकारी सेवाओं के बावजूद ये प्रशासन की ओर से उदासीन और पूर्वाग्रह के कारण अधिकारों से वंचित ही रहते हैं। घृणाजन्य जो अपराधों से जो पीड़ित हैं ये लोग, विक्टिम ऑफ हेट क्राइम, तो सामाजिक कलंक, भेदभाव के कारण इस समुदाय के प्रति घृणा की जो सुदृढ़ भावना उत्पन्न होती है, वे प्रायः घृणाजन्य अपराधों और हिंसा का लक्ष्य बन जाते हैं, ठीक है।
तो इनके बारे में कैसे परिवर्तन किया जाए, तो इसके बारे में भी बात की गई है। तो LGBTQ समुदाय के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए आवश्यक अभिवृत्तिक परिवर्तन कौन कौन से किए हैं। तो हमारे यहाँ बाल्यकाल से ही लैंगिक संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को और उनके जो आने वाली जनरेशन है उसको पहले से ही इन चीज़ों के बारे में बात की जाए, ताकि वो इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है। और परिवारों को उन बच्चों जो लैंगिक मापदंडों के अनुरूप नहीं है की विशेष आवश्यकताओं और उनके व्यवहार करने के तरीके के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े सामाजिक कलंक को समाप्त करने हेतु जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और बृहद स्तर पर संवेदीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए। और कानून प्रवर्तन और लोक सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी जैसे पुलिस, अस्पतालों को उनके सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने तथा उन्हें आम जनता के प्रति अपनाए जाने वाले विनम्र और मानवीय व्यवहार के अनुरूप LGBT समुदाय के साथ व्यवहार किए जाने के संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। और जो मीडिया को उनके मुद्दों के प्रति जो संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। और जन जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए अन्य के माध्यम से विश्वास बहाली उपाय के रूप में इस समुदाय के रोल मॉडलों की जो सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। कार्यस्थल पर ऐसा परिवेश होना चाहिए जैसे कि LGBTQ समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले अन्य के प्रति बृहद रूप से असहायक, संवेदनशील और सम्मानजनक हो। उन्हें किसी भी रूप में असुरक्षा के बिना कार्य करने में सक्षम बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम इन समाधानों के साथ इस समाज में परिवर्तन लाएं, तो जो LGBT कम्युनिटी है वो भी अपना एजुकेशन पा सकेगी, उसके भी राइट्स होंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसको संपत्ति में जो अधिकार मिलेगा, परिवार में रिकॉग्निशन मिलेगी। ठीक है। तो इससे उनका भी जो ये सामाजिक और मानसिक और वित्तीयकारी जो शोषण होता है उससे वो बच पाएंगे। ठीक है। और समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो एक ऊपर उठेगा और मानवता की पहचान बनेगा। ठीक है। तो समाज में LGBTQ समुदाय सामान्य नहीं है, इसलिए आम लोगों की अभिवृत्ति उनके प्रति भेदभावनापूर्ण होती है। हालांकि उनकी परिस्थितियों के बारे में शिक्षित करना उनसे संबंधित पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता करेगा, लोगों को ट्रांसजेंडर को ऐसे मानव के रूप में स्वीकार करने में सक्षम बनाएगी जो ये भिन्न नहीं है। ठीक है। अन्य से भिन्न नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा मुद्दा था, तो इस पे हमको काम करना चाहिए और सरकार और समुदाय दोनों को मिलके आने की आवश्यकता है, तभी हम इन मुद्दों से निपटान कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एक महानगर में कई मेट्रो रेल परियोजनाएं हैं। ठीक है। तो ये मतलब हमारी केस स्टडी ही चल रही है, तो उनको मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन में इस बार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो एक महानगर में एक नई मेट्रो परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना में यातायात की भीड़ को कम करने, शहर में प्रदूषण स्तर को कम करने और उल्लेखनीय मात्रा में जीवाश्म ईंधन की बचत करने की अपेक्षा की है। हालांकि इस परियोजना है तो मेट्रो टर्मिनल स्टेशन के लिए एक कार शेड का निर्माण आवश्यक है। तो यह नगर पहले से ही बहुत अधिक भीड़ भाड़ से युक्त है और नगर पालिकाओं के क्षेत्र के भीतर हरित पट्टी वाले भूभाग के अतिरिक्त ज़्यादा भूमि उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप नगर निगम के वृक्ष प्राधिकरणों ने मेट्रो कार शेड हेतु लगभग 2700 वृक्षों को काटने की जो 2700 वृक्ष हैं उनको काटने का प्रस्ताव अनुमति दे दी है। ठीक है। तो इस अनुमति से पर्यावरण कार्रवाई और नागरिकों के समूहों में रोष है, जिन्होंने इस आदेश को वापस लेने और हरित पट्टी के संरक्षण की मांग को लेकर विरोध रैलियां का आयोजन कर रहे हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इस मुद्दे को उठाया गया है। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर हमको देना है। ठीक है। तो हम किस प्रकार उसको मैनेज करेंगे, तो इसमें देखो
जो दिए गए प्रकरण से विभिन्न हितधारकों की पहचान कीजिए और साथ ही उन्हें विधिक हितधारकों के दृष्टिकोण से समाविष्ट मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। और यदि आप नगर आयुक्त हैं तो विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्रवाई करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो उपयुक्त केस जो स्टडी को देखते हुए विकास और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से एक बेहतर संतुलन की आवश्यकता है, ठीक है। और आवश्यकता का एक सर्वोत्तम उदाहरण है जो वर्तमान में भारत में ज्वलंत मुद्दों में से एक है। भारत के एक जो विकासशील देश होने के कारण यहाँ विकास परियोजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है तथा साथ ही सतत विकास और भावी पीढ़ियों के कल्याण हेतु पर्यावरण की रक्षा करने को भी आवश्यक है। तो करना इसके लिए दोनों हमारे लिए कार्य आवश्यक हैं, तो उनमें हमको थोड़ा सा तालमेल बैठाकर तब काम करना चाहिए। जैसे हितधारकों और उनके दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, तो इनको देखते हैं। जैसे नागरिक और सिविल सोसाइटी की बात करें तो इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। तो ये तो हमारे नागरिक और सिविल सोसाइटी के जो हितधारक ये जो लोग हैं, तो इनसे संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। तो इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आवागमन में सुगमता और प्रदूषण और दुर्घटना में सुरक्षा, परियोजना के संबंध में उनके मतों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के संदर्भ में सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। दूसरा है हमारा मेट्रो और रेल निगम के जो जो हितधारक है, ये इनके कौन कौन से हित हैं। तो परियोजनाओं को समय पर तथा आम जनता में रोष उत्पन्न किए बिना संपादित करना चाहिए। परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अस्तित्व के लिए नकारात्मक प्रचार से बचना चाहिए। तो ये तो इनके मुद्दे हो गए, ठीक है। अब सरकार के कौन कौन से हित हैं, तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना या सुनिश्चित करना कि कोई प्रतिकूल घटना ना घटित हो और परियोजना को रुकावट से बचाना, सभी हितधारकों की शिकायतों के निवारण के मुद्दे को संबोधित करना और परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन हेतु समन्वय की भूमिका का अदा करना। यानी मतलब एक समन्वय बना के रखना, सभी के साथ सहयोगपूर्ण विकास में काम करना, ठीक है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए साथ साथ जो है पर्यावरण के हित भी हैं कुछ, क्योंकि वृक्षों और जैव विविधता का अस्तित्व और जो स्वच्छ वायु और पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करने की क्षमता बनाए रखना और प्रदूषण तथा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी करने का मुद्दा, ये भी इनके लिए है। और मीडिया की बात करें तो संपूर्ण घटनाक्रम के निष्पक्ष रूप से प्रसारित करना और जागरूकता सृजित करना और सरकार और आम जनता के मध्य एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य भी करना है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए मेट्रो परियोजना के अस्तित्व और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और वृक्षों को काटने से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करके पर्यावरण की रक्षा को सुनिश्चित करना, इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको हमको दोनों को बीच में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम विकास को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारा कोई डेवलपमेंट कंट्री नहीं है, ठीक है। तो हम विकास को करेंगे, साथ साथ पर्यावरण का जो मुद्दा है उसको भी देख के चलेंगे कि कम से कम पर्यावरण उस चीज़ से हो, ठीक है, और उसको नुकसान ना होने पाए। नेक्स्ट है हमारा नगर आयुक्त के रूप में विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न निम्नलिखित कार्रवाइयों को अपनाया जा सकता है। जैसे कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना, बिना किसी प्रतिकूल घटना के परियोजना को कार्यान्वित करवाना नगर आयुक्त का जो दायित्व है। तो आम जनता के साथ क्या करना है, आम जनता जो है वो नगर आयुक्त को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मेट्रो परियोजना के महत्व और लाभों के बारे में जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने जैसी अनुनयकारी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। विरोध करने वाले नागरिक समूहों और पर्यावरणविदों को समझाने के क्रम में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त शहर में पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ विभिन्न विरोध प्रदर्शन चलते रहे हैं, ठीक है। और पर्यावरणविदों की बात करें तो सरकार किसी भी परियोजना के लिए काटे गए वृक्षों की संख्या से अधिक वृक्ष लगाने हेतु बाध्य है। अतः एक नगर आयुक्त के रूप में उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना को काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण का सुनिश्चित करना चाहिए और इस प्रयास में शहर के पर्यावरणविदों
की भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। मेट्रो रेल परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के विरुद्ध जो किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के मध्य उन्हें जो परियोजनाओं के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई ऐसी प्रतिकूल घटनाएं ना घटित हों जिससे चल रहे कार्य प्रगति बाधित हो, और जो मेट्रो रेल निगम की सहायता करने के लिए समग्र उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है। और सरकार के बारे में बात करें तो सरकार को इस परियोजना के लिए विश्वास निर्माण हेतु कार्य करना चाहिए और इसके पश्चात विभिन्न हितधारकों के मध्य सक्रिय समन्वय द्वारा आम सहमति का निर्माण करना चाहिए। तो पर्यावरणविद और वृक्षों की बात जो की जा रही, तो नगर आयुक्त कार शेड के लिए एक वैकल्पिक स्थान अथवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीकी उपकरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक है। और वृक्षों के कटने से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उन्हें प्रशासनिक कार्यों की समग्र निगरानी करनी चाहिए और शासन शहर में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाना चाहिए। परियोजना के काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और परियोजना जो किया जाना चाहिए और शहर में पर्यावरण और जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए समग्र दृष्टिकोण को समग्र जो दृष्टिकोण है का अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि शहर की भविष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और सतत विकास की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जा सके। तो इसी संबंध में अगर मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए इसमें, तो मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग आयोजन करके मीडिया को पर्याप्त रूप से सूचित किया जाए कि प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग सूचना प्रसारण के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, क्योंकि आजकल इस प्रकार के विरोध मुख्य रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि जो मीडिया है वो अपना काम करे निष्पक्ष भाव से। ठीक है। तो हम इन चीज़ों से निपट सकते हैं और उपयुक्त चरणों का अनुसरण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शहर में कानून एवं व्यवस्था को बिना कोई बाधा पहचान और इसके संबद्ध हितधारकों की शिकायत का निवारण करते हुए मेट्रो परियोजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाए। प्रशासन का दृष्टिकोण वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों के कल्याण से समझौता किए बिना एक विकास को सक्षम बनाने का होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के साथ साथ संचालित करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम इस मुद्दे को कंप्लीट कर पाएंगे, पूरे हम सारी चीज़ों को सही कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, लेकिन विरोध प्रदर्शन प्रायः हिंसक मोड़ ले लेते हैं और जीवन व संपत्ति की हानि का कारण बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों से निपटना एवं सामान्य स्थिति पुनर्स्थापित करना पुलिस बल का कर्तव्य है। तो इस संदर्भ में दिया गया है कि कौन सी परिस्थितियां हैं, तो एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इसमें कहा गया है ऐसी परिस्थितियों में पुलिस बल को चुनौती का सामना करना पड़ता है। और बी ऑप्शन है कि एक राज्य की राजधानी के एसपी के रूप में जहां इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, किस तरह की परिस्थिति का सामना होने से आप कैसे मतलब निपटेंगे उससे। तो अगर आप एसपी हैं तो कैसे उसका निवारण करेंगे, तो उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो ये केस स्टडी है उसके तथ्यों को पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम उसके निवारण के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और चुनौतियां क्या क्या हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद उपाय किए जाने वाले कदमों को हम उठाएंगे अगर हम वहाँ के एसपी हैं तो। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान सम्मेलन करने के अधिकार यानी जो अनुच्छेद 19(1)(b) और लोक व्यवस्था अनुच्छेद 19(3) के मध्य संतुलन स्थापित करना, जो मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है सम्मेलन करने का अधिकार
और ये इस पर जो सम्मेलन करने के अधिकार पर जो युक्त निर्बंध लगाया गया है लोक व्यवस्था बनाने का, तो ये अनुच्छेद 319(3) के बारे में कहा गया है कि मध्य संतुलन स्थापित करता है और भारत के किसी भी नागरिक को समग्र या संघ बनाने या बैठक आयोजित करने तथा जुलूस निकालने का मूल अधिकार प्राप्त करता है। किंतु अधिकारों पर कुछ कानून जैसे कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन प्रतिबंधित आरोपित किए गए हैं। तो इसमें अगर पहला वाला हम सल्यूशन देखें तो भारत विभिन्न धर्मों, नृजातीय, भाषा और जाति विभाजनों वाला देश है, जहां पर पुलिस को नियमित रूप से व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है, जो कई बार हिंसक, जैसे कि जाट आंदोलन में देखा गया था, बुरहान वानी की हत्या के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। तो ये ऐसे मतलब मुद्दे रहते हैं जो लोग मतलब बहुत बड़े जन आंदोलन के साथ साथ एक हिंसक घटना का भी रूप ले लेते हैं। तो इसलिए सामान्य स्थिति पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस द्वारा त्वरित और कभी कभी तो अत्यधिक कठोर निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस बल को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अगर चुनौती की बात करें तो अपने स्वयं के जीवन के समक्ष खतरा, तो राज्य और प्रदर्शनकारियों के मध्य विश्वास का अभाव विद्यमान होता है, चूँकि इस प्रकार के प्रदर्शन से प्राथमिकता के रूप में पुलिस बल द्वारा निपटा जाता है, जिससे कि पुलिस बल को लोगों के तत्काल आक्रोश का सामना करना पड़ता है और या उनके जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर उन चीज़ों को कंट्रोल में करते हैं। और अपर्याप्त प्रशिक्षण, तो इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के दौरान शारीरिक जो प्रशिक्षण के साथ साथ संवेदनशीलता और भावनात्मक समझ की अधिक आवश्यकता होती है और नेतृत्व का अभाव होता है। जैसे कभी कभी उठाए जाने वाले कदमों के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं होते हैं अथवा विलंबित होते हैं, जिससे स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाती है। स्थानीय पुलिस बल का राजनीतिकरण, तो स्थानीय पुलिस प्रायः राजनीतिक प्रभाव और संपर्क में रहते हैं और जिससे कि नागरिक अशांति को प्रबंधित और उसका नियंत्रण रखने की उनकी क्षमता बाधित होती है। बल प्रयोग करने की अनुपातिकता और अधिकारों के लिए सम्मान, तो विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर बल प्रयोग की सीमा को निर्धारित करना एक चुनौती बनी हुई है, चूँकि एक सार्वजनिक अधिकारी प्रत्येक प्रकार की कार्रवाई के प्रति जवाबदेह होता है। इसलिए मानव अधिकारों और पुलिस बलों के मध्य एक बेहतर संतुलन स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मुद्दा है। और सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ तक कि पुलिस बल की छोटी सी भूल को भी सोशल मीडिया द्वारा अत्यधिक प्रसारित किया जाता है और यह कदम नागरिक अशांति में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट जो था कि यदि आप एसपी को ऐसे स्थान पर तैनात किया जाता है तो हिंसक विरोध प्रदर्शन सामान्य है तो ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित तरीकों से निपटा जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि विरोध प्रदर्शन से पूर्व आपको रणनीति बनानी होगी हम किस रणनीति के द्वारा उसका उपचार करें। तो जैसे बात करें विरोध प्रदर्शन के कारण क्या है, विरोध प्रदर्शन को सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने की डिग्री, कॉलेज और परिणाम तथा जो विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने की स्थिति में आवश्यक बलों की संख्या, इन विरोध प्रदर्शनों के पारंपरिक व्यवहार आदि के संबंध में एक पर्याप्त सूचना को पहले ही एकत्रित किया जाना चाहिए और सामूहिक विरोध प्रदर्शन से पूर्व मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए, जैसे कि केवल एक नियंत्रित क्षेत्र में ही विरोध प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करना, उनके मार्गों को सीमित करना, विरोध प्रदर्शन में किसी प्रकार के हथियार का नहीं लाया जाना सुनिश्चित करना आदि, और आकस्मिक योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए, जैसे संभावित दंगों को पूर्व निर्धारण या दंगों के स्थान या संवितरण योजनाओं, आपातकालीन अनुक्रिया दल का गठन, अस्थायी जेलों का निर्माण आदि ये मतलब किया जा सकता है। ठीक है, जिससे इससे निपटा जा सके। और विरोध प्रदर्शन जो होते हैं जो विरोध प्रदर्शन
के हिंसक हो जाने के पश्चात क्या रणनीति होनी चाहिए। ये पहले की हमारी रणनीति थी, अब पश्चात क्या होनी चाहिए। जैसे कि भावनात्मक समझ का उपयोग, जैसे आंदोलन के जो नेताओं के साथ एक कुशल संप्रेषण बनाए रखा जाना चाहिए। पुलिस बल द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों और भीड़ के अपेक्षाकृत व्यवहार या कार्रवाई के बारे में घोषणा की जानी चाहिए। और गैर घातक हथियार की बात की जाए तो इसमें जैसे का उपयोग किया जाए तो भीड़ को तितर बितर करने हेतु सर्वप्रथम अश्रु गैस का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर विफलता रहती है तो हम लाठीचार्ज या डंडों का उपयोग कर सकते हैं। अंतिम रूप से रबड़ की गोलियों का उपयोग किया जा सकता है, जिनका निशाना पैरों पर ही होना चाहिए। तो इन जो संरक्षात्मक तकनीकों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और नियंत्रित फायरिंग का उपयोग, तो जब गैर घातक हथियारों के प्रयोग की रणनीति विफल हो जाती है तब पर्याप्त दूरी से भीड़ के विद्रोही वर्गों में विशिष्ट संख्या में राउंड अप फायर करने के लिए सटीक आदेश दिए जाते हैं। पुलिस द्वारा की जाने वाली फायरिंग की उचित घोषणा प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो फायरिंग की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए पहले ही उसकी रणनीति होनी चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। रिपोर्ट की बात करें तो इसमें रिपोर्ट या घटना का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। साथ ही वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए ताकि जो है चीज़ें निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित हो सके। तो इसके अतिरिक्त जब सामान्य स्थिति पुनर्बहाल नहीं की जाती है तब उस क्षेत्र की इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। प्रिंट या अन्य आभासी मीडिया या वर्चुअल जो मीडिया होती के माध्यम से सरकारी आदेशों के बारे में जागरूकता को प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनकी दैनिक गतिविधियों को प्रबंधित करने के संदर्भ में जागरूकता बनाया जा सके, ठीक है। तो उन्हें जागरूक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के संस्थापकों ने एक तटस्थ और अराजनीतिक सिविल सेवा की परिकल्पना की थी। अखिल भारतीय सेवाओं को शामिल करने वाले आचरण नियम सेवारत सदस्यों की रणनीति में भागीदारी को स्पष्ट करने से प्रतिबंधित करते हैं। यह जनहित के मामले में प्रेस या रेडियो के साथ जो अधिकारियों के सहसंबंध को सहसंबंध को सीमित करना या उन्हें सार्वजनिक रूप से ये सरकार की आलोचना करने से भी रोकता है। तो सिविल सेवकों के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ होना क्यों महत्वपूर्ण है और जो विभिन्न परिस्थितियों में राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो इनको रेखांकित करना है। तो जो सेवकों को राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में संवैधानिक और वैधानिक मापदंडों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। और जो ये हमारी हैं कि राजनीतिक तटस्थता सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। और जो सिविल सेवकों के लिए समझ जो चुनौतियां होती हैं वो क्या क्या उसके सामने चुनौतियां वो उभर कर आती हैं, ठीक है, तो वो भी हमको बताना पड़ेगा इसमें। तो इसमें भारतीय प्रशासनिक प्रणाली मंत्रियों के उत्तरदायित्व और सिविल सेवकों की अनामिकता के सिद्धांत पर आधारित है। सिविल सेवकों की राजनीतिक तटस्थता लोकतंत्र में सुशासन और लोक सेवा की कुंजी है, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान तथा साथ ही सिविल सेवकों के जो आचरण नियम भी नौकरशाह की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं आचरण संशोधन नियम 2014 के अनुसार अगर हम बात करें तो सेवा का प्रत्येक सदस्य राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा और पूर्णतया जनहित में ही निर्णय लेगा। तो हाल ही के दिनों में यह देखा गया है कि सेवानिवृत्त सिविल सेवकों द्वारा सोशल मीडिया और अन्य जनसंपर्क साधनों के माध्यम से अपने राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त किया जा रहा है। कई बार वे प्राइवेट टाइम टीवी और डिबेट में भाग लेते हैं और सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं। यह सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है, ठीक है। तो सिविल सेवकों के लिए राजनीतिक तटस्थता का महत्व की बात करें तो इसमें देखो सिविल सेवकों के रूप में
जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवक रूप से कार्य करने हैं। तटस्थता अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संरक्षण उनके रेंट सीकिंग व्यवहार, बिना किसी योगदान के अनुचित लाभ अर्जन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यद्यपि नौकरशाही राज्य के विधिक रूप से संगठन प्राधिकार के अधीन कार्य करते हैं, किंतु उन्हें केवल संविधान के नैतिक प्राधिकार का ही अनुपालन करना चाहिए। उन्हें तत्कालीन सरकार के पक्षपातपूर्ण हितों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा और सिविल सेवक को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की सेवा करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अधिकारियों द्वारा बिना किसी राजनीतिक संबद्धता के समाज में किसी अच्छे उद्देश्य के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है। और तटस्थता का अभाव नौकरशाही और व्यवसाय के मध्य गठजोड़ को बढ़ावा दे सकता है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म को जन्म देता है। विभिन्न वर्गीय और जातीय हितों के युक्त समाज विभिन्न समूहों के मध्य संघर्ष का साक्षी बन सकता है। केवल एक तटस्थ अधिकारी ही उन संघर्षों का निष्पक्ष तरीके से समाधान करने में बेहतर स्थिति में होगा। ठीक है। तो उसे ही इन चीज़ों का निपटान करना चाहिए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सिविल सेवक को अपने राजनीतिक वरिष्ठों के आदेशानुपाल पालन हेतु अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवक निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करते हैं। मनमाना स्थानांतरण यानी मनमाना स्थानांतरण देखने को मिलता है। मोहसिना बेगम वाद में देखा गया था कि इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि जब भी कोई नई सरकार गठित होगी तब जाति या समुदाय या मौद्रिक कारणों के कारण पर आप लोक सेवक का व्यापक रूप से स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के मनमाने स्थानांतरण परिश्रमिक और कर्मनिष्ठ अधिकारियों को हतोत्साहित करते हैं और इन गैर पेशेवरों के आधार पर स्थानांतरण नौकरशाही और राजनीतिक कार्यकारिणियों के मध्य विश्वास का भाव उत्पन्न करता है। ठीक है। और दंड स्वरूप पद स्थापन की बात करें तो कई बार अधिकारियों को गैर महत्वपूर्ण पदों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जो उनके सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है। और प्रशासन में हस्तक्षेप की बात करें तो किसी भी राजनीतिक सुझाव से रहित एक अधिकारी को अपने दैनिक कार्यों में राजनीतिक वर्ग द्वारा हस्तक्षेप और यहाँ तक कि उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है। सेवाओं के मध्य विभेद की बात करें तो ये राजनीतिज्ञ प्रायः अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न सेवाओं के कर्मियों के मध्य व्याप्त विभेद का लाभ भी उठाते हैं। ठीक है। तो इन मुद्दों का समाधान सिविल सेवकों के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करके किया जा सकता है। निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही असामयिक स्थानांतरण सुदृढ़ प्रशासनिक कारणों के आधार पर ही होना चाहिए, जिसको स्थानांतरण आदेश में निर्दिष्ट भी किया जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान द्वारा कार्यपालिका के दोनों अंगों के मध्य सुसंगत और निष्कपट संबंधों की परिकल्पना की गई है। उल्लेखनीय है कि राजनीति पर अस्थायी कार्यपालिका पर विशेषाधिकार होना चाहिए तथा सिविल सेवकों को स्वयं को केवल नीतिगत हस्तक्षेपों तक ही सीमित रखना चाहिए। राजनीतिक रूप से तटस्थ नौकरशाह न केवल देश में प्रशासन और शासन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक वर्ग द्वारा संरक्षण के प्रति स्पष्ट बने रहने और उनका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। तो बने रहने का भी एक नैतिक कर्तव्य है उनका, तो हमको जो है निष्पक्ष तरीके से ही काम करना होगा। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हाल ही में विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदंड बढ़ाने हेतु मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। हालांकि संशोधन का उद्देश्य लोगों को कानून का उल्लंघन करने से रोकना है। सड़क सुरक्षा के हित में यातायात नियमों को कठोरता पूर्वक पालन करने हेतु बाध्य करना है, लेकिन इन उपायों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि अर्थदंड अत्यधिक है और सामान्य जन की क्षमता से परे है। तो इस तथ्य के आलोक में हालिया संशोधन में नैतिक पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और ये क्या व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने में के लिए केवल
विधायी उपाय पर्याप्त है? तो ये मुद्दे हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों और उनके पीछे निहित तर्कों की संक्षिप्त चर्चा करना पड़ेगा इसमें कि क्या क्या है एक्चुअली में ये चीज़ें, और इसमें क्या मतलब संशोधन किए गए हैं, क्या इसके नैतिक दृष्टिकोण हैं, और व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विधायी उपाय किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो WHO की 2018 की रिपोर्ट, विश्व में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना भारत में घटित होती हैं। वर्ष 2017 में भारत में लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। मतलब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है 2017 में केवल। तो इन मुद्दों की गंभीरता के आलोक में अगर बात करें तो सरकार द्वारा हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम को संशोधन किया गया है, जिसके तहत लोगों को कानून का उल्लंघन करने से रोकने हेतु यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आरोपित अर्थदंड में वृद्धि की गई है। हालांकि सरकार ने तर्क दिया है कि अर्थदंड में वृद्धि लोगों के नियमों का अनुपालन करने में सहायक सिद्ध होगी, जबकि कुछ लोगों ने दंड को अत्यधिक माना है, इसलिए कुछ राज्यों द्वारा आरोपित जुर्माने को कम कर दिया गया है। ठीक है, हालिया संशोधन के नैतिक पहलुओं का विश्लेषण की बात करें तो इसमें देखो, जब एक यातायात उल्लंघनकर्ता के कारण दुर्घटना घटित होती है, तब न केवल स्वयं और पीड़ित के लिए बल्कि स्वयं के परिवार की पीड़ा के लिए भी उत्तरदायी होता है, जो कभी कभी उन्हें गरीब और अभाव के दलदल में ढकेल देता है। ठीक है, गरीबी और अभाव के दलदल में ढकेल देता है। अधिक अर्थदंड का आरोप यातायात उल्लंघनकर्ताओं के लिए निवारक प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है कि वो चीज़ों से बचेंगे और उनको जो उनके मानक हैं उनके अनुरूप ही अपना काम करेंगे। ठीक है, तो अर्थदंड में वृद्धि समृद्ध लोगों को उतना अधिक प्रभावित नहीं करती है जितना कि यह निर्धनों को प्रभावित करेगी। इसलिए अमीर और गरीब के मध्य विभाजन हालिया संशोधन के प्रभाव की एक अनैतिक स्थिति को वर्णित करता है, और नागरिकों के मध्य बढ़ते सड़क अनुशासन को प्रकट करने वाली रिपोर्टों से उजागर हुआ है कि लोगों को यातायात नियमों का ध्यान रखने और कानून का अनुपालन करने वाले नागरिक बनाने में सफल हुआ है। अधिक अर्थदंड लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने प्रोत्साहन मतलब जो सार्वजनिक परिवहन है उसको उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करेगा, जिससे हमारे देश में विभिन्न रूप से महानगरों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर में कमी आएगी। और अर्थदंड का स्तर नागरिकों को प्रदान की जाने वाली अवसंरचनात्मक के प्रकार के अनुरूप होना चाहिए। जैसे बात करें कि भारतीय सड़क की संरचना निम्न स्तरीय होती है, जिससे लोग कभी कभी निकटवर्ती यू टर्न की अनुपलब्धता के कारण गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए विवश हो जाते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भ्रष्टाचार में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उच्च अर्थदंड भ्रष्ट यातायात पुलिसकर्मियों की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करेगा। यातायात विभाग में पोस्टिंग अधिक लाभकारी हो जाएगी। यह नागरिकों के उत्पीड़न में वृद्धि करेगा। ठीक है, चूंकि मोटर वाहन अधिनियम को कई राज्यों द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, ऐसा कहा जाता है कि लोगों के जीवन को विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो लोगों के नियम और कानूनों का अनुपालन करवाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए भय की रणनीति का उपयोग करने से परे किए जाने की आवश्यकता है। अनिवार्य स्वचालित चालान, सभी आरटीओ डेटाबेस को जोड़ना, यातायात उल्लंघन की जांच और उन्हें रोकने के लिए उल्लंघनों से बेहतर तरीके से निपटने और विशिष्ट जुर्माने को आरोपित करने जैसे कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम इससे जो है निपट सकते हैं। तो ये जो व्यवहारात्मक परिवर्तन में विधानों की जो ये भूमिका है, तो ये क्या होती है? तो अगर बात की जाए तो विधियां न केवल कुछ व्यवहारों को निर्धारित एवं निषिद्ध करती हैं, बल्कि नैतिक अभिवृत्तियों के निर्माण का भी प्रयास करती हैं। विधियों को लागू करने से लोगों के को अनुपालन करने संबंधी प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त होता है, क्योंकि नागरिकों द्वारा नियमों को आत्मसात कर लिया जाता है और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध करने की संभावना में कमी आती है। तो विधायी जो उपायों की प्रभावकारिता को सीमित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी
कॉग्निटिव बायसेस जो देखने को मिलता है। तो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति में गहन रूप से विद्यमान और अंतर्निहित होते हैं तथा इन्हें चेतन मन से समझना कठिन होता है। ये पूर्वाग्रह विश्वास प्रणाली के एक भाग का निर्माण करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम को पारित करने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार समाप्त नहीं हुए हैं। तो इसको हम कैसे इनमें व्यवहारात्मक परिवर्तन लाएंगे, तो इन चीज़ों को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और उदासीन व्यवहार यानी इनडिफरेंट बिहेवियर, तो लोग विधि निर्माण के लिए उत्तरदायी तर्कों के प्रति उदासीन होते हैं। जैसे हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि पटाखों का उपयोग वायु की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है तथा साथ ही सरकार द्वारा उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जारी आदेशों के बावजूद देश के कई भागों में पटाखों का निरंतर उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सामाजिक मापदंड की बात करें तो किसी भी कानून की सफलता सामाजिक मापदंडों और कानूनों के प्रवर्तन के मध्य पारस्परिक अंतरक्रिया पर निर्भर करती है। जैसे जल्लूकट्टी बुल फाइटिंग जो होती है, ये तमिलनाडु में के विरुद्ध न्यायालय ने निर्णय अप्रभावी रहे हैं क्योंकि ये लोग मन में गहराई से अंतर्निहित मापदंडों यानी धार्मिक आधार पर स्वीकृत प्राप्त के विरुद्ध थे, ठीक है। कार्यान्वयन संबंधी दोष, तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसके बारे में बात करें तो कार्यान्वयन न केवल प्रवर्तन संस्थानों के सामर्थ्य पर निर्भर करता है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह विधि न्याय के विषय में नागरिकों को के अंतर्ज्ञान के साथ कितने बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो लोक व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाले प्रयास करके विधियों को अधिक सफल बनाया जा सकता है। यदि दंड की गंभीरता एवं प्रायिकता निषिद्ध गतिविधियों के अपेक्षित लाभ या खुशी से अधिक है तो व्यक्ति उस व्यवहार का अनुसरण नहीं करेगा। हालांकि सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन है तो हमें विधि के इतर अन्य हस्तक्षेप करने की भी आवश्यकता है, जैसे कि नीति निर्माण में व्यवहारिक अंतर्दृष्टि। तो उदाहरण के लिए बात करें तो हम व्यवहारिक अंतर्दृष्टि द्वारा अत्यंत कम प्रयासों में जो व्यक्तियों के चयन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखते हुए उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करके उनको वांछित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को एक सरकारी स्तर के जो निष्प्रभावी अभियान के स्थान पर सामुदायिक स्थान की चिंता का विषय बना दिया है और सामाजिक बहिष्कार के भय से कई लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को त्याग दिया है, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन था। तो ये बस बात ये करनी है कि उसमें किस प्रकार हम उसको लेके चलते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। और लोगों को सूचित करना, परामर्श करना और सम्मिलित करना, सहयोग करना, सशक्त बनाना, ठीक है। मतलब इन्फॉर्म, कंसल्ट, इन्वॉल्व और कोलैबोरेशन, एम्पावरमेंट, मतलब ICICE इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में लोगों को भी समान भागीदार बनाने हेतु पारंपरिक सूचना, संचार, शिक्षा दृष्टिकोण से अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और आदर्श व्यक्तियों यानी रोल मॉडल्स जो होते हैं, ठीक है, को संलग्न करना। तो व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने वाले हेतु एम्बेसडर और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संलग्न किया जाना चाहिए। जैसे खुले में शौच करने की प्रथा को रोकने के लिए अमिताभ बच्चन का दरवाज़ा बंद अभियान, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हम इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार उनका जो है भागीदारी होनी चाहिए जिससे वो उन लोगों को जो हमारी जनता है बहुत ज़्यादा उनको मतलब कह सकते हैं कि उनको फॉलो करती है। तो उनसे हम बहुत ज़्यादा जनता को, बहुत एक ह्यूज मात्रा की जनता को हम प्रभावित कर सकते हैं उनके बिहेवियरल चेंज में। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हमने मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तीव्रता से अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन कर रही है और आगामी दशकों में भी यह प्रक्रिया निश्चित रूप से जारी रहेगी। तो इस परिवर्तन का गहन नैतिक प्रभाव होगा क्योंकि इन शक्तिशाली नवीन तकनीकों से मानव जीवन में सुधार तथा व्यवधान दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। इस संदर्भ में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रयोग से संबंध निम्नलिखित मुद्दों की नैतिक चिंताओं यदि कोई हो की पहचान की जानी चाहिए, तो निजता की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रेरित बेरोजगारी और दुरुपयोग की संभावना, तो इन चीज़ों पर भी हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बात की जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा और थोड़ा इसके जो नैतिक चिंताएं हैं, ठीक है, इनकी गोपनीयता, बेरोजगारी और दुरुपयोग की संभावना जो देखी जा रही है वो क्या है और इनकी चुनौतियां क्या हैं, ठीक है, उनके उपाय क्या हैं, इनको हमको सुझाव देना चाहिए। तो देखो, आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन में मानव बुद्धि की अनुरूपता को संदर्भित करती है, जो मनुष्यों की भांति सोचने और उनके कार्यों का अनुसरण करने के लिए प्रोग्राम की जाती है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में जो ये निजता का एक मुद्दा बना हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रणालियों द्वारा अपने प्रयोक्ताओं की बहुत सी व्यक्तिगत सूचनाओं का उपयोग करने की संभावना होती है। परिणाम स्वरूप यह सर्वोत्तम संभावित तरीके से डेटा की निजता की सुरक्षा से संबंध में चिंता उत्पन्न करता है, ठीक है, और इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है कि उसका व्यक्तिगत डेटा कैसे उपयोग किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट निजता के संबंध में गंभीर चिंताएं खड़ी करता है। तो वैधता, निष्पक्षता, पारदर्शिता मतलब के बारे में अगर बात की जाए तो पारदर्शिता व्यक्तियों को निर्धारित की गई प्रक्रिया का विवरण प्रदान करके प्राप्त की जाती। उन्हें इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए कि सूचना का उपयोग कैसे किया जाए तथा क्या यह जानकारी स्वयं द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्र की गई है। इस प्रकार संग्रहीत जानकारी को एक वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से संसाधित किया जाता है। और सीमित प्रयोजन की बात करें तो इसमें अगर बात की जाए तो सीमित प्रयोजन सिद्धांत का अर्थ है कि व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने का जो कारण स्पष्ट रूप से प्रमाणित होना चाहिए तथा इसे डेटा सेंटर के समय ही निर्दिष्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करना किसी व्यक्ति के लिए स्वयं से संबंधित सूचनाओं के उपयोग पर नियंत्रण हेतु आवश्यक है। और डेटा जो विशिष्ट या सुव्यक्त और औचित्यपूर्ण जो प्रयोजनार्थ एकत्र किया जाता है, इस रीति से प्रोसेस नहीं किया जाता है जो उन प्रयोजनों के असंगत हों, ठीक है। और डेटा का जो न्यूनीकरण होता है यानी मिनिमाइजेशन होता है, तो एकत्रित डेटा को उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त, प्रासंगिक और सीमित होना चाहिए जिनके लिए उन्हें संसाधित किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि सूचना संग्रहणकर्ता आवश्यकता से अधिक व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं कर सकता है। यह भी चयनित सूचना उद्देश्य के संदर्भ में प्रासंगिक भी होना चाहिए। इसका उद्देश्य व्यक्ति की निजता में अत्यधिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है, जिससे व्यक्तिगत डेटा का उपयोग सम्मिलित हो सकता है। तो डेटा प्रतिधारण अवधि की बात की जा रही है कि डेटा को कितने दिन तक रखा जाएगा, तो ये हमारे व्यक्ति को उस समयावधि के बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि जिसमें डेटा को पहचान के योग्य प्रारूप को संग्रहित किया जा रहा है और समयावधि प्रयोजन के लिए निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और सॉरी डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मैसेज आने लगते हैं, क्योंकि आज है तो थोड़ा सा सभी मैसेज कर रहे हैं, तो मैं फ्लाइट मोड लगाना भूल गया था, इसके लिए सॉरी। और आगे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें देख रहे थे कि हम डेटा की अवधि, तो उसका एक मतलब टाइम होना चाहिए, उसकी लिमिट होना चाहिए, उसके बाद उसको नहीं मतलब रखना चाहिए डेटा अपने पास। और जो अखंडता और एवं गोपनीयता की बात की जाए तो भंडारण और संसाधन की प्रक्रिया में व्यक्तियों की पर्याप्त व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें अनाधिकृत अथवा अवैध
संसाधन खंडन व क्षति के विरुद्ध भी संरक्षण शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे और सबकी जो गोपनीयता है, उनकी जो निजता है, उन चीज़ों को हम अच्छे से रख पाएंगे और कोई बाधित नहीं होगा, सारे काम भी होते रहेंगे और सब अपने अपने जिम्मेदारी को समझेंगे। तो बी में था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रेरित बेरोजगारी। तो इससे क्या मुद्दे हैं, तो मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 2030 तक 800 मिलियन लोग आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस संचालित रोबोट के कारण अपनी नौकरी से वंचित हो जाएंगे। तो इस मामले में सम्मिलित नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, तो अगर इसमें बात की जाए तो समाज में आर्टिफिशियल के पूर्ण विकास और समेकन के लिए अनेक व्यक्ति अपनी नौकरियों और आजीविकाओं से वंचित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कारों और ट्रकों के कारण लाखों व्यक्ति अपनी नौकरी खो देंगे, परंतु दुर्घटनाओं के अल्प जोखिम को देखते हुए सेल्फ ड्राइविंग कारें उचित नैतिक निर्माण प्रतीत होती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रेरित बेरोजगारी के कारण ऐसी संभावना है कि बेरोजगार व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, जिससे सामाजिक अव्यवस्था और सामंजस्य में बाधा हो सकती है। और यह भी तर्क दिया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है इसे अधिक नौकरियां सृजित कर सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कौन से नए करियर विकल्प होंगे और इन नौकरियों व विकल्पों के लिए किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे सामने मुद्दा बना हुआ है। और एक मुद्दा ये भी है कि धन संबंधी असमानता। तो मानवों की भांति रोबोट को प्रति घंटे का भुगतान या वेतन प्रदान नहीं किया जाता और संचालन योग्य उपयोगी बनाए रखने हैं तो निम्न प्रचालन लागत के साथ ये 100% योगदान दे सकते हैं। इनमें सीईओ और उद्यम के स्वामित्व हेतु अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर्मियों द्वारा अपनी कंपनी को लाभ सृजक बनाए रखने के लिए मार्ग प्रशस्त होगी, जिससे धनी और धनी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मुद्दा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के दुरुपयोग के संभावित क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हैं। तो निजता का पर अतिक्रमण होगा। तो ज्ञातव्य है वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के प्रत्येक कार्य या इसके साथ ही उसके दैनिक व्यवसाय को ऑनलाइन ट्रैक करना एवं उनका विश्लेषण करना संभव है। लगभग प्रत्येक स्थान पर कैमरे हैं और फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिज्म से किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। और उपभोक्ता की रुचि में हेरफेर। तो यह प्रयोक्ता को ऑनलाइन इतिहास और रुचि की पहचान अर्थ विषयक ग्रहण बोध के आधार पर सर्वाधिक उचित परिणाम निस्यंदित एवं प्रदर्शित कर प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार इसमें विशिष्ट व्यक्तियों सेवाओं के प्रति उपभोक्ता की रुचि में हेरफेर और निर्देशन की अत्यधिक क्षमता है। जनमत में हेरफेर करना। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी स्वायत्तता संचालित एल्गोरिज्म के माध्यम से जन सामान्य को प्रभावित करने में अत्यधिक सक्षम है। उदाहरण के लिए इसके द्वारा वर्ष 2016 के जो अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन यूके के ब्रेग्जिट के परिणाम को प्रभावित करता है। ठीक है, और डीप फेक्स की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो ऑनलाइन फेक सामग्री के सृजन और विस्तार के लिए किया जा रहा है, जिसमें अनुचित रूप से परिवर्तित मीडिया, चित्र और ऑडियो शामिल है, जिसमें डीफेक्स के रूप में जाना जाता है। इन फेक्स सामग्रियों का उपयोग घृणा का प्रसार करने और लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए भी किया जा रहा है। तो साइबर हमले की बात की जा रही है, तो साइबर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के लिए आर्टिफिशियल की क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। और स्वचालित हथियार की बात करें तो पूर्णतः स्वचालित हथियारों में एक हमले की आनुपातिकता का मूल्यांकन करने और सैन्य या एवं असैन्य नागरिकों में विभेद करने या युद्ध कानूनों के अन्य मुख्य सिद्धांतों के अनुपालन हेतु आवश्यक मानवीय निर्माण का अभाव होगा। ठीक है, और सुपर इंटेलिजेंट की अगर हम बात की जाए यहाँ पर, तो सुपर इंटेलिजेंट में एक पर्याप्त रूप से बुद्धिमान यानी आर्टिफिशियल तंत्र स्वयं को पुनः अभिकल्पित कर सकता है या एक बेहतर अनुक्रियात्मक जो सिस्टम सृजित कर सकता है। इसके अतिरिक्त इंटेलिजेंस एक्सप्लोरेशन की
और अग्रसर हो सकता है। सुपर इंटेलिजेंट मानव जाति के लिए एक लाभप्रद होगा या हानिप्रद होगा, यह इनकी तकनीकी क्षमताओं और नैतिकताओं पर निर्भर होगा। हालांकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग उनके उत्तम कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि बेहतर चिकित्सा निदान, कैंसर के उपचार हेतु नवीन तकनीकी की खोज, कारों को सुरक्षित बनाना। दुर्भाग्यवश एक दुधारी तलवार की भांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं के विस्तार के साथ इसका उपयोग खतरनाक और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य हेतु भी किया जा रहा है। चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के सर्वोत्तम तरीके पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि इसकी विनाशकारी क्षमताओं को कम करते हुए सकारात्मक रूप से विकसित किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है इसको लेके चल सकते हैं। तो हम जो विश्व में ये होड़ चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो इसे हम नकार तो नहीं सकते, तो इसको हम लेके हमको चलना ही पड़ेगा इनके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इनके जो मतलब नकारात्मक दृश्य हैं उनको देखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए एक मुद्दा है। तो देखते हैं किस प्रकार जो मतलब ये किया जा रहा है। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जो 2020 वाली जो समिट हुई थी, जिसमें इंडिया भागीदार है, और यही पहली जो सम्मेलन भी वो इंडिया ने ही होस्ट किया था, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का साधन बन सकता है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में विश्व की जो वो तमाम आगे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बढ़ रही हैं इसमें, उसमें हम लोग उनके समान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और आप लोग आज इंजॉय कर सकते हैं। आप दीपावली का जो त्यौहार है अच्छे से अपने घर वालों के साथ, पूरे परिवार के साथ अच्छे से उसको इंजॉय कीजिए। ठीक है, और इंजॉय करना है, सभी लोगों से बात करनी है। अब आप लोग घर पे तो सब आ ही गए होंगे, तो अच्छे से जो है इंजॉय करो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगेन हैप्पी दीपावली आप सभी को, और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी ये दीपावली हो, ये हम दुआ करते हैं। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।